नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत है। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 6 प्रकाश एवं तरंगों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम विस्पंद आवृत्ति का परिकलन करते हैं। कैसे? कैलकुलेशन ऑफ बीट्स फ्रीक्वेंसी। माना कि दो लगभग समान आवृत्ति वाले, याद रखें विस्पंद के लिए लगभग समान आवृत्ति और आयाम होना चाहिए, तभी दो लगभग समान आवृत्ति और आयाम की प्रगामी तरंगें जब एक ही दिशा में चल करके अध्यारोपित होती हैं तब किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता क्रमानुसार कम या अधिक होती है। इसी घटना को विस्पंद कहते हैं। आज हम विस्पंद आवृत्ति का परिकलन करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। माना कि यहाँ पर लगभग समान आवृत्ति वाले स्वरित्र द्विभुजों को एक साथ बजाया जाता है। कैसे होते हैं स्वरित्र? इस तरह के होते हैं, इस तरह के, इनको एक साथ बजाया जाता है। तो बजाने पर यहाँ पर परिणामी प्रभाव ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण की सिद्धांत की सहायता लेते हैं। दो तरंगें जिनकी आवृत्तियाँ लगभग बराबर हैं, एक तरंग को बिंदुवत रेखा से दर्शाया जा रहा है और दूसरी को सतत रेखा के द्वारा दर्शाया जा रहा है, जिसमें ये अध्यारोपित तरंग इसमें दर्शाई गई हैं। अध्यारोपित तरंगों को मांडुलित तरंग भी कहा जा सकता है। यहाँ पर ये चित्र है, इस चित्र में हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, इसमें दो तरंगें हैं, एक डॉटेड लाइन में दिख रही हैं और एक सरल रेखा के रूप में दिख रही हैं। जहाँ ये अध्यारोपित हो रही हैं, जैसे यहाँ अध्यारोपित हो रही हैं ये किरणें, यहाँ अध्यारोपित हो रही हैं, यहाँ पर इनको मांडुलित तरंग भी कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि मांडुलित तरंग की आवृत्ति परिवर्तित हो गई है। माना ध्वनि उत्पादक स्रोत एक ही आवृत्ति हम मान लेते हैं। ध्वनि स्रोत जो भी है उसकी में एक ही आवृत्ति, दो है ना स्रोत ए और बी, हमने क्या माना? स्रोत ए और स्रोत बी, जिनसे तरंगे अभी हमने चित्र देखा था, एक की ये हैं और दूसरी की डॉटेड लाइन में थी, तो कहीं ये मिल रही हैं, कहीं नहीं मिल रही। इस प्रकार से हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर स्रोत ए जो है उसकी आवृत्ति अधिक है स्रोत बी की अपेक्षा। यदि t समय में b स्रोत x कंपन उत्पन्न करता है तो a कितना करेगा? x + 1, क्योंकि a की आवृत्ति जो है वह अधिक है। अतः विस्पंद काल क्या होगा? विस्पंद काल जो है वह क्या होगा? t बराबर x क्या है यहाँ पर? विस्पंद x + 1/n1 बराबर, ये किसके लिए? ये वाला है यहाँ पर a के लिए और ये वाला है b के लिए, x/n2। हमें यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? n2 x + 1 बराबर n1x। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n2 आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है तो n2 बराबर n1 - n2 x। इस तरह से इसको लिख देंगे। x कंपन उत्पन्न करता है, यानी कंपन है x, विस्पंद है x। अतः कुल कंपन ज्ञात करने होंगे, x हमें कुल कंपन ज्ञात करने हैं किसी के, तो x बराबर n2/n1 - n2, ये इसका सूत्र आ जाएगा। ये n1 n2 क्या है? ये आवृत्तियाँ हैं। a की आवृत्ति n1 है और b की आवृत्ति n2 है, तथा विस्पंदों का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से करेंगे, t बराबर x/n2 बराबर x का मान हमने ज्ञात कर लिया, ये x का मान है, तो x का मान यहाँ पर लिखा जाएगा। क्या है x का मान? यहाँ देख रहे हैं हम चित्र में, n2/n1 - n2, और ये n2 पहले से ही है, इस तरह लिखा जाएगा। n2 कट गए, कटने के बाद हमारे पास ये शेष रह गया। या क्या कर सकते हैं दूसरा, ये किसके लिए? इधर वाला ये है b के लिए। अब a के लिए आपको पता है x + 1/n1, x का मान
ये मान x का पुटअप कर दिया मान +1 आ जाएगा। फिर इसको सोल्व कर देंगे लघुत्तम ले करके ये, तो हमारे पास यहाँ पर इसका तो ये आ जाएगा और एक की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे n1 माइनस n2 इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको क्या किया जाएगा, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, n1 इसकी गुणा अंदर कर देंगे, इसकी गुणा यहाँ पे, तो n1 n1 आ जाएगा, n माइनस n2, यानी कि ये दोनों इस प्रकार कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें काटने के बाद शेष जो बचेगा 1/n1 माइनस n2 शेष रह जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार विस्पंद की आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो विस्पंद की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए n बराबर 1/t, t का मान हमने अभी निकाल ही लिया, ये आ गया। तो n बराबर 1, फिर 1 बटा क्या आएगा n माइनस n2, तो n माइनस n2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास इस प्रकार विस्पंद की आवृत्ति हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी विस्पंद की आवृत्ति। यहाँ पर ये क्या है, ये विस्थापन बता रखा है, ये समय और विस्थापन में ग्राफ खींचा गया है। तो आप देखें जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं वहाँ पर अध्यारोपण होकर के संपोषी व्यतिकरण दिखाया जा रहा है, विस्पंदन दिखाया जा रहा है। जहाँ ये दोनों में नहीं मिल रही हैं वहाँ पर निस्पंद दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, दो ध्वनि स्रोतों जिनकी आवृत्तियाँ 512 हर्ट्ज़, क्योंकि आवर्तक का मात्रक हर्ट्ज़ होता है, 516 हर्ट्ज़ हैं, दोनों को एक साथ कंपित किया जाता है, तो विस्पंदों के मध्य समय अंतराल ज्ञात कीजिए। तो t बराबर हम जानते हैं 1/n1 माइनस n2, ये हमें दिया गया है, तो 0.25 सेकेंड इस तरह से आ जाएगा। विस्पंदों का गणितीय विश्लेषण करने पर हम पाते हैं, क्योंकि जैसे तरंग में था बिल्कुल उसी तरह से है, यदि स्रोतों से उत्पन्न तरंगों का विस्थापन क्या हो जाएगा, पहले का विस्थापन जो है y1 विस्थापन है, बराबर क्या आ जाएगी, जो अध्यारोपण या तरंग सिद्धांत है उसके अनुसार जो समीकरण थी, हमने पहले भी किया था इसको, आयाम है a साइन, यहाँ पर 2πn1, क्योंकि ओमेगा यहाँ पर था a साइन, क्या था हमारे पास, हमने पहले भी किया था इसके बारे में, a y बराबर a साइन ओमेगा t। तो ओमेगा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2πn1, पहले के लिए n1 है और दूसरे के लिए 2πn2 है। इस प्रकार आ जाएगा दोनों का। तो दोनों तरंगों की समीकरण लिख दी। फिर y बराबर y1 प्लस y2 अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इसका मान रख देंगे। मान रखने के बाद यहाँ पर आयाम जो आएगा वह इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे हमने पहले भी सोल्व किया है। वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं इसको, a साइन 2πn1t प्लस b, या a माने तो a लिख दें, दोबारा दूसरे का भी, यदि b माना है तो b लिख देंगे। तो a, क्योंकि आयाम समान है लगभग, a साइन 2πn2t आ जाएगा। ये जो हैं दोनों के दोनों, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको एक को हम c मान लेते हैं और एक को हम d मान लेते हैं मैथ्स के अनुसार। हम यदि इसको एक समीकरण है प्रमेय है उसके अनुसार, तो a यहाँ पर ये आ गई c और ये आ गई d। इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसमें लिखा था 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 प्लस यहाँ पे डॉट कोस c माइनस d अपॉन 2। इसके अनुसार इसको सोल्व किया जाता है, यानी कि एक c है और दूसरा d है। तो यहाँ पर जो समीकरण बताई थी वो क्या हुई, क्या बताइए आपको, कि 2 साइन c प्लस d, इसको सोल्व करते हुए, क्योंकि एक को c मान लिया, y1 के लिए c और जो y2 है उसके लिए d मान लिया, और यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर उस समीकरण के अनुसार हमारे पास क्या आया, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 डॉट कोस c माइनस d अपॉन 2। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। अब कोस c क्या है हमारे पास, जो c आया है वो किसको माना हमने,
सी को माना साइन ओमेगा टी, और इसी प्रकार से डी किसको माना साइन ओमेगा डब्ल्यू टी। इस तरह से इनका मान रख देंगे। मान रखने पर हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, ए डॉट टू साइन 2 पाई n1 t प्लस 2 पाई n2 t डॉट कोस 2 पाई n1 t माइनस 2 पाई n2 d। ये इसके तरह से ही है जैसे c और d मान करके किया गया है, साइन c और साइन d। इस तरह से इसको हम पूरे को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा मान जो आएगा वह y का मान हमारे पास इस तरह से प्राप्त होगा, y बराबर यहाँ पर r मान लिया हमने, या a मान सकते हैं, साइन यहाँ पर आ जाएगा साइन, जैसा कि यहाँ पे आपकी बुक में दे रखा है इसी तरह से हम मान लेंगे इसको। ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन 2 पाई n2 थीटा, यहाँ पर ले लेंगे, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर r जो है वह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 2 पाई डेल्टा n, डिफरेंस है दोनों की आवृत्तियों में डिफरेंस इंटू t, इससे गुणा कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। डेल्टा n दोनों आवृत्तियों का अंतर है। इसी प्रकार से तीव्रता को हम जानते हैं सभी, तीव्रता जो है आयाम के स्क्वायर होती है, तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती, और दोनों की आवृत्तियाँ I1 प्लस I2, ये हम दोनों को जोड़ देंगे। टोटल I बराबर I1 एक की तीव्रता प्लस दूसरे की तीव्रता, जोड़ने पर हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वह ये प्राप्त होगा समपोषी व्यतिकरण, यानी कि विस्पंदों के लिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस 2 पाई डेल्टा NT। यहाँ पर इसे हम यदि मान लीजिए हम क्या मानते हैं T0, R क्या हो जाएगा A प्लस B, तो I बराबर डेल्टा I1 प्लस डेल्टा I2 स्क्वायर, यानी कि हमें इसका अधिकतम मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम t का मान जो है वह दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर यदि हम t का मान क्या ले लें, t बराबर 1/2 डेल्टा n ले लें, तो r का आयाम जो है वह कम हो जाएगा, a माइनस b, दोनों के आयामों के अंतर, और I जो है तीव्रता वह भी कम हो जाएगी, I बराबर रूट I1 माइनस I2 और इनका दोनों का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इस प्रकार न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि जो मान हैं वो इस प्रकार से, अधिकतम मान कब होंगे, जब t का मान जो है वह 0, 2 डेल्टा n, 4 डेल्टा n और 6 डेल्टा n आयाम अधिकतम होगा। इसके बाद यदि t 1/2 डेल्टा n, 3/2 डेल्टा n पर आयाम तीव्रता जो है वह न्यूनतम होगी। इस प्रकार से क्रमवत हमें उच्च और निम्नतम के मध्य अंतराल जो हम देखते हैं वह कितना होता है, 1/डेल्टा n का। धन्यवाद। आगे हम